अ, कंगना रनाउत का जो बयान है न केवल हमारे भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, बल्कि हमारे करीब-करीब 200 साल तक का जो स्वाधीनता आंदोलन है और उसमें जितने लोग शहीद हुए हैं, कुर्बानियाँ जिन्होंने दी हैं, ये उन सारे शहीदों का और क्रांतिकारियों का अपमान है। कितने नाम आप गिनाएँगे आप? रास बिहारी बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके से अपना बलिदान दिया है और उनकी कुर्बानियाँ इसलिए नहीं थी कि वो बदले में कुछ चाहते थे। वो उस वक़्त अगर आप सबके इंटरव्यूज़ पढ़ लें, सबके बयान पढ़ लें, तो वो सबने ये कहा है कि हम सिर्फ़ आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी से कमतर कोई समझौता हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि क्या उनके सामने कोई आकर्षण नहीं था? क्या उनके सामने कोई लोभ नहीं था? क्या उनके सामने अंग्रेज़ हुकूमत ने कोई प्रस्ताव नहीं रखे थे? उनको बहुत ललचाने की कोशिश की गई, बहुत सारे प्रलोभन देने की कोशिश की गई, लेकिन हमें आज़ादी के इतिहास में आप देखिए 1857 से लेके अब तक के 100-100 लोगों को पेड़ों पर टाँग के फांसियाँ दी गईं। और कंगना रनावत ने जो बात कही है, मुझे बात बात के पहले हिस्से में कोई ऐसा मैं नहीं अगर टिप्पणी करूँ कि आज़ादी जो है भीख में मिली है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, वो मुझे उसमें चिंता में डालता है। जब जब भी लोकतंत्र विरोधी ताकतें और अधिनायकवादी ताकतें इस तरह से इतिहास को नए सिरे से गढ़ने, रचने और लिखने का प्रयास करती हैं, तब समस्या होती है कि आज की जो मोबाइल पीढ़ी है, आज की जो कंप्यूटर पीढ़ी है, आज की जो रोबोटिक पीढ़ी है, जिसको पुराने अतीत से को जानने की कोई ललक नहीं है और अफ़सोस की बात ये है कि हम लोगों ने भी एक ऐसे समाज की रचना की है, जिसमें नई पीढ़ियों को ये सब नहीं बताया जाता कि उनके पूर्वजों ने क्या बलिदान इस देश के लिए किया है। तो बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा वाक्य जो है उसमें उन्होंने जो कहा है जिसका ज़िक्र अभी आप कर रहे थे कि असल आज़ादी तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हुई है। इसका अर्थ ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्या हों या ना हों, पद्मश्री और उनके बीच में सरकार के साथ मधुर संबंधों का तो रिश्ता एक ज़रूर है, पहली चीज़ तो ये स्थापित होती है। दूसरी चीज़ स्थापित ये होती है कि जिस तरह से इतिहास को लिखने की कोशिश की जा रही है, पहले ये कि भई नाथूराम गॉडसे के मंदिर होंगे, गांधी को ठीक मारा गया, महात्मा गांधी के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, महात्मा गांधी ने इस देश के साथ अन्याय किया है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो इस तरह से जो क्रमबद्ध, चरणबद्ध तरीके में जो एक षड्यंत्र चल रहा है, ये उस षड्यंत्र की एक कड़ी है। मैं नहीं मान सकता कि एक फ़िल्म जैसे सशक्त माध्यम से जुड़ी हुई फर्राटे से अंग्रेज़ी बोलने वाली, हिंदी बोलने वाली, मराठी बोलने वाली और कई भाषाओं की जानकार भी होंगी। कंगना रनाउत बहुत ही आसानी से किसी नशे में इस तरह हम लोग तो अब अगर मान लीजिए कि एक 1 मिनट हम भी नशे में हों, तो क्या हमारे अवचेतन से भी कोई ऐसी बात निकल सकती है? हम घनघोर नशे में हों हम घनघोर नशे में हों, हमने अफ़ीम पी ली हो, खा ली हो, गांजा भांग खा लिया हो, शराब पी ली हो, तो भी क्या हम ये सोचेंगे कि महात्मा गांधी देशद्रोही थे? हम आज़ाद इनका तो ब्रिटेन की संसद बुला के कुछ दिनों सम्मान ना कर दे, मुझे ये लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले तो मोदी और शाह, ये 2 असहमत हों या सहमत हों, इस देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये उनके बीच में एक अंतर संबंध को स्थापित करता है, प्रमाणित करता है, सुनिश्चित करता है। इसमें कोई 2 मत है ही नहीं। तो वो सहमत हैं, असहमत ये देश कंगना रनाउत के बयान को खारिज करता है और उसे नामंजूर करता है। देशद्रोह के आधार पर के आरोप में सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता, तो कम से कम कंगना रनाउत के परिवार वालों का तो ज़मीर होगा। वो इस देश का नमक खा रहे हैं, वो इस देश में थोड़ा बहुत उन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, तो कम से कम वही उनको बता दें कि बेटा तुमने जो बोला है उसका अर्थ क्या निकलता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।